नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल सत्यार क्लासेस में आपका स्वागत है। आज ये पॉलिटी का तीसरा पार्ट लेकर आए हैं, पॉलिटी ऑब्जेक्टिव का, जिसमें हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हैं। और ये जितने भी सारे क्वेश्चन हैं किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है, इसलिए इसकी हम लोग डिटेल्स व्याख्या करते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित में से किस देश में संघीय सरकार है? यहाँ का जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा क्या? यूएसए में जो है आपका संघीय सरकार है। यूएसए में आपका संघीय सरकार है, क्योंकि संघीय सरकार का जो डिफिनेशन होता है उसके अनुसार से एक अनम्य लिखित संविधान हो और वहाँ पे संविधान सर्वोच्च भी हो। इसके अंतर्गत परिसंघीय सरकार और इकाइयाँ जो होती है ना, यानी कि उसके जो स्टेट्स होते हैं, जो प्रांत होते हैं, वो प्रांत और सरकार के बीच में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है। और दोनों के दोनों यानी कि सरकार और प्रांत दोनों के दोनों अपने अपने को स्वतंत्र रूप से शक्तियों का प्रयोग करते हैं। इसलिए शक्तियों का जो है सरकार केवल वही शक्ति प्राप्त होती है जो उसे इकाइयों द्वारा समझौते के माध्यम से मिलती है। तो वहाँ पे क्या होता है ना, सरकार को जो भी शक्ति प्राप्त होती है उसमें प्रांत के द्वारा जो एग्रीमेंट यानी कि समझौते के द्वारा जो दिया जाता है उसी का वहाँ पर यूज होता है। इसलिए संघीय सरकार जो होती है आपका कठोर वहाँ का होता है, अनम्य जो है संविधान होता है। तो यूएसए इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा आते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है? जनता का जनता के लिए जनता द्वारा यह कथन निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया था? तो जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासित सरकार जो है यह लोकतंत्र की डिफिनेशन है, और इसको देने वाले अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति हैं। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति, उनका नाम क्या है? अब्राहम लिंकन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब्राहम लिंकन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है आपका? अध्यक्षात्मक सरकार के काम करने का सिद्धांत क्या है? देखिए, अध्यक्षात्मक सरकार के जो काम करने का सिद्धांत है वो आपका ऑप्शन में कहता है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का केंद्रीकरण, शक्तियों का संतुलन और शक्तियों का पृथक्करण। तो जब भी अध्यक्षात्मक सरकार की प्रणाली आती है उसमें क्या होता है, शक्तियों का पृथक्करण जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहाँ पे कार्यपालिका और विधायिका का जो शक्ति का है वो पृथक्करण होता है। जहाँ पे अध्यक्षीय सरकार होती है वहाँ पे कार्यपालिका और विधायिका के शक्तियों का पृथक्करण होता है। और राज्य का जो अध्यक्ष कौन होगा? राज्य का अध्यक्ष वही होगा जो कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होगा। और यहाँ पे जो अध्यक्ष होते हैं वो अपने विवेक से मंत्री को चुनते हैं। इसका वहाँ पे कहीं भी उनके जो मंत्री होते हैं वो विधानमंडल के सदस्य नहीं होते हैं। जैसे कि हमारे देश में क्या है कि अगर कोई मंत्री बनता है तो या तो वो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होगा, लेकिन अगर वो नहीं है तो 6 महीने के अंदर बनना पड़ता है। ऐसा जो व्यवस्था है अध्यक्षीय शासन में नहीं होता है। इसलिए इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? शक्तियों का स्पष्ट पृथक्करण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, तो यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से। अब यहाँ पे है अध्यक्षीय, संसदीय, संघीय और एकात्मक। तो अभी हम लोग देखें कि अध्यक्षीय सरकार में क्या होती है, शक्तियों का विभाजन होता है। क्या होता है? शक्तियों का पृथक्करण होता है। तो अध्यक्षीय शासन में जो होता है वो आपका शक्तियों का पृथक्करण होता है। ठीक है, और संसदीय शासन में क्या होता है? संसदीय शासन में जो संसदीय शासन होती है उसमें आपका क्या होता है? कार्यपालिका और विधायिका के बीच निकट का संबंध होता है। यानी कि संसदीय, देखिए हमारे यहाँ जो है संसदीय प्रणाली है, और हमारे यहाँ क्या होती है, कार्यपालिका जो है वो विधायिका का नज़दीक क्यों है? क्योंकि विधायिका से ही कार्यपालिका के जो है मंत्री चुने जाते हैं वो विधायिका से ही संबंधित होते हैं। इसलिए इनके बीच जो है वो निकट का संबंध होता है। किसके बीच? संसदीय शक्ति सरकार के बीच में, कार्यपालिका और विधायिका के बीच में। संघीय सरकार में क्या होता है? तो संघीय सरकार में जो होता है आपका शक्तियों का विभाजन होता है। संघीय सरकार में शक्तियों का विभाजन होता है। केंद्र और
प्रांत दोनों का शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है, और प्रांत और केंद्र के बीच में जो समझौता होता है, वो जो भी समझौता है वही उसका शक्ति का रूप बनता है संघ का। एकात्मक व्यवस्था में क्या है? शक्तियों का संकेंद्रण। एकात्मक व्यवस्था में क्या होता है? शक्तियों का संकेंद्रण। चलिए इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन को देखिए, इसके अनुसार से इसका जो आंसर हो जाएगा आप देखिएगा, तो यहाँ पे क्या कहता है? अध्यक्षीय शासन, तो आपका आ जाएगा शक्तियों का पृथक्करण। संसदीय शासन, ये आपका आ जाएगा क्या चीज़? संसदीय शासन में आ जाएगा कार्यपालिका और विधायिका के बीच निकट का संबंध। संघीय शासन में क्या आ जाएगा? आपका शक्तियों का विभाजन। और एकात्मक जो है व्यवस्था में क्या आ जाएगा? शक्तियों का संकेंद्रण। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो ये भारत के संदर्भ में पूछ रहा है कि प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? 1922, 1923, 1921 और 1920। इसका जो आंसर होगा वो आपका 1921 होगा। इसका आंसर क्या होगा? 1921 होगा। प्रथम केंद्रीय विधानसभा की स्थापना का प्रावधान जो है यह किस प्रावधान के तहत बनाया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के अनुसार 1921 में केंद्रीय विधानसभा की स्थापना होती है। और मुख्य विशेषता इसमें प्रांतों में द्वैत शासन, और प्रथम केंद्रीय विधानसभा में जो है कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो कुल सदस्यों की संख्या 145 यानी कि 145 थी, जिसमें से 104 सदस्य जो होते थे वो निर्वाचित होते थे। और प्रथम केंद्रीय विधानसभा के जो भारतीय अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था? विट्ठल भाई पटेल था। विट्ठल भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संघीय सरकार में राज्य सरकारों को मिलता है, तो संघीय सरकार में राज्य सरकारों को क्या मिलता है? वही शक्ति मिलती है। अब देखिए यहाँ पे क्या है? संघीय सरकार में राज्य सरकारों को क्या मिलता है? एक ऑप्शन नंबर 1 में मूल शक्ति, केंद्र द्वारा प्रदत्त की गई शक्ति, संविधान द्वारा दी गई शक्ति, जनता द्वारा दी गई शक्ति। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा क्या? शक्तियाँ जो है संविधान के द्वारा दो दी गई शक्ति है, क्योंकि संघीय सरकार को वही शक्तियाँ प्राप्त होती है जो उसे इकाइयों द्वारा समझौते के माध्यम से मिलती हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं। कैबिनेट प्रणाली में सरकार का महत्वपूर्ण लक्षण क्या होता है? व्यक्तिगत उत्तरदायी, सामूहिक उत्तरदायित्व, किसी के प्रति उत्तरदायित्व तो नहीं, कोई उत्तरदायित्व नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा क्या? सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व जो है कैबिनेट प्रणाली की सरकार का महत्वपूर्ण लक्षण है। यहाँ पे कार्यपालिका का जो है राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान होता है, और प्रधानमंत्री सहित जो मंत्रिपरिषद होती है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होती है। इसीलिए कैबिनेट प्रणाली में सरकार का जो महत्वपूर्ण लक्षण होता है वो आपका सामूहिक उत्तरदायित्व का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति होता है क्या? विधायिका से स्वतंत्र होता है, विधायिका पर निर्भर होता है, न्यायपालिका पर निर्भर होता है, मंत्रिमंडल की सलाह पर सीमित होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? विधायिका से स्वतंत्र होता है। तो जो अध्यक्षीय सरकार के राष्ट्रपति होते हैं वो डायरेक्ट जनता के द्वारा चुने जाते हैं, और वह अपने विवेक से अपने मंत्रियों का चुनाव करते हैं। और उनके जो मंत्री होते हैं वो विधानसभा के कई सदस्य नहीं होते हैं, इसलिए इनको पावर होती है और वो मंत्री को चुनते हैं और सरकार को अस्थायी रूप से चलाते हैं। तो अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति क्या होता है? विधायिका से स्वतंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख रहे हैं। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। कार्यपालिका के सदस्य क्या होते हैं? यहाँ पे संसद के दोनों सदनों से होते हैं, केवल लोकसभा से होते हैं, विधानमंडल के सदस्य नहीं होते हैं, और नियुक्ति के बाद संसद का सदस्य बनते हैं। तो हमने पहले ही कहा कि अध्यक्षीय शासन में जो मंत्री होते हैं यानी कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं? विधानमंडल के सदस्य नहीं होते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है अध्यक्षीय शासन में कि जो भी मंत्री या कार्यपालिका का सदस्य होगा वो आपका विधानमंडल का सदस्य होगा, ऐसा कहीं नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्यक्ति बदल जाता है लेकिन विधि नहीं बदलती, यह सिद्धांत है। यह सिद्धांत किसका है? तो यह जो सिद्धांत है वह आपका संवैधानिक सरकार का है। किसका है? संवैधानिक सरकार का है। क्यों है ऐसा? एक मिनट। संवैधानिक सरकार का है। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक लोकतंत्र में प्रत्येक 5 साल पे चुनाव होती है, और जहाँ कहीं पे 4 साल कहीं 5 साल, तो सरकार तो बदल जाती है लेकिन क्या संविधान बदलता है? तो नहीं। इसलिए यहाँ पे है कि व्यक्ति बदल जाता है, राष्ट्रपति बदल जाएंगे, मंत्रिमंडल बदल जाएगा, प्रधानमंत्री बदल जाएंगे, लेकिन जो विधि है वो नहीं बदलती है। यह संवैधानिक सरकार का लक्षण है। यह परंपरा किस देश में विद्यमान है कि वंस ए स्पीकर ऑलवेज ए स्पीकर? तो वंस ए स्पीकर ऑलवेज ए स्पीकर का जो प्रावधान किया गया है वह आपका ब्रिटेन में है। यह प्रावधान कहाँ पे है? तो ब्रिटेन में है आपका। वंस ए स्पीकर ऑलवेज ए स्पीकर, यह प्रथा जो है 1835, यह प्रथा कब से? तो 1835 से चली आ रही है। कौन? वंस ए स्पीकर ऑलवेज ए स्पीकर 1835 से चली आ रही है। और जब तक वो खुद से त्यागपत्र नहीं देते हैं या मरते नहीं हैं तब तक क्या सरकार बदल जाएगी, लेकिन वहाँ के स्पीकर जो होते हैं वो नहीं बदलते हैं। ये जो है विद्यमान कहाँ पे? परंपरा ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहली बार संघीय संरचना भारत के किस अधिनियम द्वारा दी गई थी? तो पहली बार जो संघीय संरचना है वो आपका दिया गया था 1935 के अधिनियम के तहत। भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम के तहत पहली बार संघीय संरचना का विवेचना किया गया था, क्योंकि इसमें बहुत सारे नियम लाए थे, जैसे कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना करना था पहला नंबर, केंद्र में द्वैत शासन लगाना, केंद्र में द्वैत शासन, प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना करना, शक्तियों का विभाजन 3 सूची में, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में किया गया था। ये सभी कहाँ से थे? भारत सरकार अधिनियम 1935 के ही देन थे। और संघीय न्यायालय की स्थापना यानी कि फेडरल कोर्ट की स्थापना, रिजर्व बैंक की स्थापना, ये सभी आपके अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ही थे। निम्नलिखित में से कहाँ लोकतंत्र नहीं है? तो अमेरिका में भी लोकतंत्र है, नॉर्वे में भी है, भारत में भी है, लेकिन चीन में जो है ना वो लोकतंत्र नहीं है। चीन का जो लोकतंत्र नहीं होने का क्या रीज़न है कि चीन जो है एक साम्यवादी देश है। चीन क्या है? तो साम्यवादी देश चीन है। यहाँ जो है एक ही पार्टी को शक्ति प्राप्त है। ठीक है, ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें सिद्धांत और व्यवहार में बहुत बड़ा अंतर होता है? तो देखिए कभी भी होता है ना, अब यहाँ पे क्या दे रहा है? सिद्धांत और व्यवहार में बहुत बड़ा अंतर होता है। ये आपका संसदीय शासन प्रणाली में ही ऐसा संभव है। कैसे? मैं अभी जस्ट इसको क्लियर कर रहा हूँ कि भारत का जो है कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? नाम मात्र का कार्यपालिका अध्यक्ष तो राष्ट्रपति होता है, लेकिन इसमें पावर किस में होता है? प्रधानमंत्री में। सिद्धांत के तौर पे तो भारत सरकार का जो हेड है वो आपका राष्ट्रपति है, और व्यवहारिक तौर पे देखा जाए तो उसके सारा पावर किसके पास है? मंत्रिपरिषद के पास, यानी मंत्रिपरिषद का हेड जो है पीएम प्रधानमंत्री के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? निम्नलिखित में से कौन अध्यक्षीय शासन की विशेषता है? तो लोगों की स्वतंत्रता का संरक्षण, नीतियों को शीघ्र लागू करना और सरकार का अस्थायित्व, ये जो है इन्हें सभी जो है आपके आंसर लाए करते हैं। क्यों? क्योंकि अध्यक्षीय शासन जो होती है वो लोगों की स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। जो राष्ट्रपति होते हैं वो विधायिका से परे होते हैं, यानी विधायिका से उनका कोई संपर्क नहीं होता है। वो डायरेक्ट जनता के द्वारा चुन के आते हैं और वो नीति को तुरंत लागू कर सकते हैं, क्योंकि वो अपने अनुसार मंत्री को चुनते हैं। वो विधायक नहीं, विधानसभा के सदस्य नहीं होते हैं। और सरकार जो होती है ना वो अस्थायित्व सरकार होती है, यानी कि वो जो एक बार चुना गया तो वो अब 4 साल रहना ही रहना है, इसलिए काम भी तेज़ी से करता है। तो उपयुक्त सभी जो है इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है?
केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो केंद्रीय विधानमंडल जिसकी स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत वर्ष 1921 में किया गया था, उसके जो है अध्यक्ष कौन थे? तो विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल जो है प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे। लेकिन अगर बोला जाए कि उसके जो है अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो अंग्रेज अध्यक्ष का नाम क्या था आपको बता रहा हूँ। उनका ये तो हो गया भारतीय हो गया कौन? विट्ठल भाई पटेल। और जो है अंग्रेज थे उनका नाम था फ्रेडरिक वाइट। फ्रेडरिक वाइट। इसमें टोटल 145 सदस्य थे, जिसमें से 104 का निर्वाचन होता था, बाकी मनोनीत होते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? स्थानीय सरकारों का आधार क्या है? तो स्थानीय सरकारों का आधार क्या है? तो आपका लोकतंत्र है, क्योंकि लोकतंत्र के माध्यम से ही स्थानीय सरकारों का चुनाव होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं क्या सर्व सत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश में है? तो सर्व सत्ता संपन्न संसद की जो अवधारणा है यह आपका ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड में है। इंग्लैंड की देन है किसका? सर्व सत्ता संपन्न की अवधारणा का, क्योंकि इसकी शक्तियों में कोई रोक नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कोई लिखित संविधान नहीं है तथा न्यायपालिका को संसद के कानून की न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार नहीं है। जुडिशियल रिव्यू करने का पावर आपको इंग्लैंड में नहीं है, इसलिए यहाँ पे सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा है। कहाँ पे? तो इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में मूल अधिकार जो है वो अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स, क्या है? बिल ऑफ राइट्स, GST राइट्स से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपका। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से लिया गया है? तो भारत में जो है एकल नागरिकता की अवधारणा आपका इंग्लैंड से लिया गया है। और USA में दोहरी नागरिकता है, यानी कि वहाँ का जो स्टेट या प्रांत है उसकी नागरिकता अलग और USA की नागरिकता अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली है? यह ब्रिटेन से लिया गया है। विधि का शासन की संकल्पना का जो संवैधानिक प्रणाली है की विशेषता है वो आपका ब्रिटेन से लिया गया है, क्योंकि विधि सर्वोपरि है और सभी लोगों का समान रूप से लागू होते हैं। विधि क्या है? तो सर्वोपरि और सब लोगों को समान रूप से लागू होती है, ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली जो है वो आपका कनाडा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है आपका संघीय प्रणाली, जिसमें केंद्र को मजबूती दिया गया है, यानी कि इसमें जो शक्तियों का बंटवारा है उसमें अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है। और इसलिए या कभी अगर कोई विवाद हो जाए केंद्र और स्टेट के मतलब कि सूची में जो है वर्णित शक्तियों में, तो उसमें फिर केंद्र का ही माना जाता है, इसलिए यहाँ पे मजबूत केंद्र दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संघवाद निकट है, किसके निकट है? तो कनाडा के संघवाद के निकट है भारतीय संघवाद, क्योंकि वो वहाँ पे क्या है कि मजबूत केंद्र के साथ जाती है सरकार। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? तो भारत के संदर्भ में यानी कि भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहीं नहीं हुआ है, क्योंकि भारत का अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, इसलिए संघीय शब्द कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीकृत सरकार की विशेषता नहीं है? तो केंद्रीकृत सरकार की विशेषता नहीं है क्या? आपका निर्भर राज्य, एकल सरकार, लचीला सरकार और न्यायिक समीक्षा। तो इसमें जो है आपका आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा हो जाएगा
क्योंकि यहाँ पे सरकार की विशेषता नहीं होने का एकमात्र कारण है एकात्मक सरकार में सभी शक्तियाँ केंद्र में निहित होती है, केंद्र सरकार के पास है और इस इकाइयों के प्राधिकार इनके अधीन होते हैं। तो संघ की जो इकाई होती है केंद्र से दिए गए अधिकारों का ही प्रयोग करती है ना, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति की शक्ति निम्न में से किसके समान है? तो किसके समान है? ब्रिटेन के राजा के समान है। कहाँ शक्ति? भारत में बजट किस वायसराय के काल में लागू किया गया? तो भारत में जो बजट है वो कैनिंग के काल में 1860 ईस्वी में लागू किया गया था। और जो है उस समय वित्त मंत्री कौन थे? जेम्स विल्सन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था प्रथम बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? हमारे संविधान में राज्य की नीति निषेधक तत्व की अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई है? तो आयरलैंड के संविधान से ली गई है। हमारे संविधान में राज्य की नीति निषेधक तत्व की अवधारणा जो कि भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो न्यायिक समीक्षा की जो अवधारणा है ना वो आपका ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। संघीय शासन प्रणाली की विशेषता कहाँ से ली गई है? संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता तो यह आपका आयरलैंड के ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, ब्रिटेन के संविधान से। तो इस तरह से आज जो है पॉलिटी का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो 30 क्वेश्चनों का सेट था ये आपका पार्ट 3 है। और यह वीडियो आपके किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपकी लिए बहुत ही उपयोगी है। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोग को काफ़ी पसंद आई होगी। और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो लाइक भी करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। ये जो ऑब्जेक्टिव सेशन है इसके साथ साथ लाइव क्लासेस भी आएंगी। पहले हम लोग लाइव क्लासेस में डिस्कशन करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव सेशन को करेंगे। ये टोटल अगर एक एक चैप्टर की बात करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें क्वेश्चनों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, उसे भी देखेंगे। आपके हर एग्ज़ाम के, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे वो पीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो आपका स्टेट पीसीएस का हो, दरोगा का हो, बिहार पर, सभी क्वेश्चन को हम लोग व्याख्यात्मक